नमस्कार। देशज की खास पेशकश बरगदनामा में हाँ। आज हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र कुमार। भारत पर जब जब संकट आया है, बहुत सारे नौजवान स्कूल और कॉलेज को छोड़कर अपने दौर की सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आजादी की रजत जयंती के तुरंत बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया, लाखों नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर आए और सत्ता का पूरी प्रतिबद्धता और ताकत के साथ विरोध किया। आज के मेहमान आपातकाल के खिलाफ अपनी पढ़ाई छोड़कर सत्ता के खिलाफ हुए जन आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुआ, उसमें इन्होंने अपने जीवन को एक तरह से समर्पित किया था। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं बरगदनामा के इस कार्यक्रम में श्री सुरेंद्र कुमार का। सुरेंद्र जी बाद के दिनों में दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव बने। उसी संस्था में जहां से 25 दिसंबर की आधी रात के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई थी। सुरेंद्र कुमार जी अहिंसक ढंग से शांति के साथ जनता के हक और हुकूक के लिए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए देश में जितने जन आंदोलन चलते हैं उसके समर्थक हैं, पीयूसीएल से जुड़े हुए हैं और परम पावन दलाई लामा के साथ तिब्बत से आए लोगों के अधिकारों के लिए और स्वतंत्र तिब्बत राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध समूह के साथ भी इनका जुड़ाव है। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सुरेंद्र कुमार जी का। और हम लोग जानना चाहेंगे 1975 के आसपास की बात, सुरेंद्र जी, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और आपातकाल लगा, उस दौर की याद हम लोग सुनना चाहते हैं आपसे। राजीव जी, आपका और आपके सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको आज अपने साथ बातचीत करने का मौका दिया है। आपातकाल का के 25 जून की रात को भारत में आपातकाल लगाया गया था, आप सभी परिचित हैं। लेकिन आपातकाल लगाने के पहले की परिस्थिति देश में क्या थी, इसकी ओर भी मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के बाद श्रीमती गांधी और उनकी पार्टी अपार बहुमत के साथ संसद में आई और देश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम गरीबी हटाएंगे। बल्कि 71 के चुनाव में का एक नारा ही था कि गरीबी हटाओ करके ही वो इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। 72 में तुरंत विधानसभा का चुनाव हुआ। उसी तरह से भारत की सभी अधिकांश विधानसभाओं में श्रीमती गांधी की पार्टी का बहुमत हुआ। लेकिन जनता का डिसइल्यूजनमेंट तुरंत शुरू हो गया। 73 आते आते मिसेस गांधी ने जो वादा जनता के साथ किए थे, उन वादा को जनता ने देखा कि शायद वो वादा पूरा होने वाला नहीं है। तो इस एक तरह का असंतोष जनता के बीच में पैदा होने लगा। इस असंतोष को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कदम उठाए। कई राज्यों में लगातार अनवरत रूप से अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों को हटा करके दूसरे मुख्यमंत्री को नियुक्त करती रही। उसी समय में पोखरण का जो पहला परमाणु टेस्ट हुआ, वो भी हुआ जनता को इस बात को बताने के लिए कि अब हम एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर करके विश्व के असर पर आ रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद जो मौलिक बात थी, जो गरीबी हटाने की बात हुई थी, देश की आम जनता के जो
जरूरत की बातें थी, जरूरत की चीजें थी, उनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। महंगाई बेतहाशा बढ़ती गई, शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट होने लगा और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयप्रकाश जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया था और भूदान में विधवा जी के साथ वो सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये कसक थी कि भूदान आंदोलन का जो प्रभाव जिस तरह का प्रभाव जनता के ऊपर पड़ना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसे ही समय में यूथ फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की और नौजवानों को देश की जो तत्कालीन परिस्थिति से उससे अवगत कराने के लिए देश भर में समय में बिहार में सर्वप्रथम छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ, जो शुरू में थोड़ा हिंसक हो गया, लेकिन उसको अहिंसक बनाम श्री राम बहादुर राय, श्री लाल यादव, रविशंकर प्रसाद और गोविंदाचार्य, इन लोगों ने जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। जयप्रकाश जी पहले तो थोड़ा हेजिटेंट थे इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर ये आंदोलन गैर दलीय होगा और साथ साथ ये अहिंसात्मक होगा तो मैं छात्रों के नेतृत्व करने के लिए आ सकता हूँ। छात्र संघर्ष समिति ने सहर्ष इसको स्वीकार किया और इसको राजनीतिक दलों से भी दूर रखने का और अहिंसात्मक रखने का भी वादा जयप्रकाश जी से किया। तदनुसार 8 अप्रैल 1974 को एक मौन जुलूस कदम कुआं, जहां जयप्रकाश जी रहते थे, वहां से लेकर के और गांधी मैदान तक आया, जहां प्रदर्शनकारी जो ज्यादातर नौजवान थे उनके मुंह पे पट्टी बांधी थी और हाथ पीछे की ओर बंधा हुआ था और नारा था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये वो वादा था, ये संकल्प था कि सरकार की कितनी भी दमनात्मक कार्रवाई हो, लेकिन हम हिंसा की ओर नहीं बढ़ेंगे। और मुख्य मांगे थी जो छात्र संघर्ष समिति ने जिसको लेकर आंदोलन किया था, और बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा नीति में परिवर्तन और व्यापक भ्रष्टाचार। इन 4 मुख्य मांगों के साथ यह आंदोलन बिहार के अंदर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह हम लोग का सौभाग्य था कि इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश जी जैसे तपे तपाए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक ने करना स्वीकार किया था। उसी समय गुजरात में भी छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो मात्र महंगाई, हॉस्टल में जो महंगाई वगैरह थी, कॉलेज फी वगैरह बढ़े थे, उसके विरोध में था। लेकिन धीरे धीरे वो आंदोलन तेज होता चला गया, जैसे जैसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई तेज होती गई और उसके साथ गुजरात विधानसभा से भंग करने का मांग भी उस आंदोलन से जुट गया। तो बिहार के आंदोलन में जब 8 अप्रैल को मौन जुलूस शुरू हुआ, उसके दिन के बाद से जयप्रकाश जी ने बिहार के विभिन्न शहरों का यात्रा किया और वहां आकर के इस आंदोलन के विषय में और इसको अहिंसात्मक बनाए रखने के लिए लोक शिक्षण का काम सार्वजनिक सभाओं के द्वारा शुरू किया। 5 जून, आप जैसे जानते हैं, 5 जून 1974 को जयप्रकाश जी ने गांधी मैदान में एक महती सभा की। ऐसा कहा जाता है कि इतनी बड़ी भीड़ आज तक गांधी मैदान में नहीं आई है, और वहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया कि टोटल रिवॉल्यूशन की जो बात जयप्रकाश जी ने की, उसी दिन 5 जून 1974 को गांधी मैदान की उस सभा से किया। उसके बाद से इस दिशा में छात्र संघर्ष समिति पूर्णतः सक्रिय हो गई। विभिन्न जिलाओं में छात्र समिति के इकाई बनाए गए। प्रकांतर से इसमें जो दूसरे लोग थे, वो लोग भी जन संघर्ष समिति के माध्यम से इस आंदोलन के साथ जुड़े। आंदोलन बहुत
तेज हुआ। इस आंदोलन के क्रम में 2, 3, 4 अक्टूबर 1974 को जो बिहार बंद का आह्वान जयप्रकाश सिंह ने किया, वो इतना सफल रहा बिना किसी जवाब के कि उसके विषय में अगर इस समय कुछ कहा जाए तो अतिशयोक्ति मालूम होगी। लेकिन मत जयप्रकाश सिंह के आह्वान पर वह बिल्कुल 2, 3, 4 अक्टूबर को बंद रहा। फिर 4 नवंबर को गांधी मैदान पर एक प्रदर्शन हुआ जहां जयप्रकाश सिंह को लाठी भी लगी, आप सभी जानते हैं। आंदोलन धीरे धीरे विकेंद्रित रूप से जिला और प्रखंड स्तर पर चलता जा रहा था। आंदोलन का घनत्व तो बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए जो बिहार की सरकार थी वह काफी घबरा गई थी। हम अब्दुल गफूर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और वो काफी घबरा गए और घबरा करके उन्होंने अपनी दमन की कार्रवाई को तेज किया। कई जगह गया और दूसरे जगहों पे गोलियां चली जिसमें कई साथी आंदोलन के साथी शहीद हुए। इन सब बातों को लेकर के जयप्रकाश जी ने अंत में ये बात कहा कि कोई संवाद सरकार कायम करने में असफल हो रही है तो इस सरकार को नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः उन्होंने ये मांग की कि वर्तमान मुख्यमंत्री को इस्तीफा करना चाहिए और बिहार विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा को भंग किए जाने के मांग से श्रीमती गांधी तिलमिला उठी। पहले ही से गुजरात की विधानसभा को भंग करने का आंदोलन चल ही रहा था। अब चारों तरफ इस आंदोलन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण में भी कुछ प्रांतों में आंदोलन सुगुड़ाहट देने लगा। अब इस गहरे असंतोष को देख करके इंदिरा गांधी काफी चिंतित हो गई और उनकी पार्टी भी काफी चिंतित हुए। इसी बीच में 12 जून 1975 को 3 घटनाएं घटी जो इंदिरा गांधी को काफी चिंतित कर दिया। पहली घटना घटी कि उनके जो ये निजी सचिव थे पीएन धर, उनका निधन हो गया। गुजरात विधानसभा मोरारजी देसाई के उपवास करने के बाद भंग किया गया था और वहां चुनाव कराया गया था। उसका परिणाम भी 12 जून को ही आया। 12 जून 1975 को जनता मोर्चा वहां विजयी हुई और इंदिरा गांधी की पार्टी की हार हुई। तीसरी सबसे बड़ी घटना हुई कि राजनारायण जी ने जो मुकदमा किया था इंदिरा गांधी के चुनाव याचिका डाला था, उसका भी फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उसी दिन दिया और इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी के चुनाव के रद्द हो जाने के बाद से आंदोलन ने एक टर्न लिया और उस टर्न के बाद ये मांग देश भर से विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से उठने लगी कि अब श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर जो अभियोग था वो साबित हुआ है और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया है। अब वे लोकसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए अब उनको प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन श्रीमती गांधी के जो समर्थक थे, उनके पार्टी के लोग जो प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री अपने पद पर बनी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लेकर के इंदिरा गांधी ने अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में वी कृष्ण अय्यर के बेंच ने इस मुकदमे को सुना। उसने पूरी तरह से इसको मुकदमे को स्टे नहीं किया, बल्कि कहा कि श्रीमती गांधी चुनाव प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं, लोकसभा में उनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। अब इसके कारण एक लोकसभा का नेता लोकसभा में मतदान न कर सके और प्रधानमंत्री के पद पर बना रहे, ये कितना हास्यास्पद और अनैतिक है। इस बात को लेकर के तत्कालीन राजनीतिक दल के लोगों ने, छात्र संघर्ष समिति ने और जन संघर्ष समिति ने मिलकर के एक लोक संघर्ष समिति का गठन किया। इस लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और महासचिव नानाजी देशमुख थे और कोषाध्यक्ष अशोक मेहता थे। लोक संघर्ष समिति ने यह फैसला किया कि हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे पूरे देश में और
श्रीमती गांधी को सत्याग्रह करेंगे, श्रीमती गांधी को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेंगे। इसी सिलसिले में 25 जून को एक सार्वजनिक सभा रामलीला के मैदान में हुई थी, जिसमें जयप्रकाश जी ने भाषण दिया था, जिस उनके गिरफ्तारी में इस तरह का अभियोग भी लगा था कि जयप्रकाश जी ने कहा है कि सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उस्काया है, बल्कि उन्होंने तो इतना ही बात कहा था कि पुलिस या सैनिक सरकार की अवैध आज्ञा की पालन न करें, जो आज्ञा कानून की दृष्टि से अवैध है उनका पालन वो न करें। लेकिन यह अफवाह बनाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा कि सैनिक विद्रोह कराने का, सैनिक को उकसाने का, जनता में असंतोष फैला करके जो संविधान की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करने का। अब कई इंदिरा गांधी के उस समय सलाहकार थे, प्रमुख रूप से जिसमें सिद्धार्थ शंकर राय थे जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे और बड़े वकील भी थे। उन सब लोगों के साथ इंदिरा गांधी का सलाह मशविरा हुआ और 25 जून की रात्रि में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे। ये उनसे बिना मंत्रिमंडल की अनुशंसा का आपातकाल का जो फरमान था उस पर हस्ताक्षर कराया गया। मंत्रिमंडल की मीटिंग कल होकर के सुबह हुई, जहां पे ये इस बात को अप्रूव किया गया कि आपातकाल लगाया जाए। इस तरह से मनमानी ढंग से इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगाया और संजय गांधी का, जो उनके छोटे सुपुत्र थे, जिनका राजनीति में काफी हस्तक्षेप था, और कहना नहीं चाहिए हिंदुस्तान के जितने राजनीति में लुम्पेन एलिमेंट्स का जो प्रभाव बढ़ा, और आज भी आप देखते हैं कि काफी लुम्पेन एलिमेंट्स राजनीति में अपना प्रभाव जमा रहे हैं, तो ये लुम्पेन एलिमेंट्स का राजनीति में एंट्री संजय गांधी के माध्यम से ही सर्वप्रथम 1975 आपातकाल के दरमियान में हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो लुम्पेन एलिमेंट से अपने को अछूत रख सके। तो इसके बाद रात को ही 2:30 बजे गांधी शांति प्रतिष्ठान में पुलिस पहुंची, जहां जयप्रकाश जी ठहरे हुए थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण जी थे। राधाकृष्ण जी ने पुलिस से अनुरोध किया कि जयप्रकाश जी आप देर रात से सोए, अगर आप 2:30 बजे के बदला थोड़ा टाइम अगर जयप्रकाश जी को आप दे सकें तो अच्छा रहेगा, सोने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन पुलिस तैयार हो गई और 4 बजे के करीब में जयप्रकाश जी को गिरफ्तार किया और जयप्रकाश जी को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले गए। इस बीच में राधाकृष्ण जी ने दिल्ली के अंदर जितने अखबार वाले और जितने प्रमुख लोग थे जिनको टेलीफोन कर सकते थे, सबको इस बात की सूचना दी कि जयप्रकाश जी को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तो करीब दिल्ली में इस बात की जानकारी जो प्रमुख लोग थे उनको हो गई। इंदिरा गांधी ने रात को ही, इंदिरा गांधी के प्रशासन ने बिजली का लाइन कटवा दिया था और सारे प्रेस में उस दिन अखबार नहीं छपा, क्योंकि बिजली था ही नहीं, इसलिए प्रेस से कोई अखबार नहीं निकल पाया। और अगले दिन से सेंसरशिप लागू कर दिया गया कि अखबार, एक सेंसर बोर्ड बनाया गया। अखबार वालों को सर्वप्रथम उसके अपने उस मसौदा को सेंसर बोर्ड के पास भेजना पड़ता था और जिनको पास करता था उसकी को छाप सकते थे। इस तरह से प्रेस को भी नियंत्रित करने का कोशिश किया गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारे नागरिक अधिकार थे आपातकाल के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया। यहां तक कि राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार है, उसको भी समाप्त किया गया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने रिट याचिका दायर की। 5 जजों का संवैधानिक बेंच बनाया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 के मुकाबले 1 से जो राइट ऑफ लाइफ को सस्पेंड किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया। एक बहादुर जज श्री HR खन्ना थे, जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया और कहा कि नहीं, ये गलत है, राइट ऑफ लाइफ किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो आप इतना क्रूर व्यवस्था की गई, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जीने का अधिकार जो
था उसको भी निलंबित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त लाखों लोग रात को अपने बिछावन से अपने घर से घसीट करके लाए गए और जेल के अंदर बंद कर दिए गए। किस पर भी जरा सा भी संदेह था कि अगर वो बाहर निकलने के बाद कल होकर के आपातकाल के बाद के खिलाफ या नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है तो उन सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चाहे बेंगलोर में गई हुई संसदीय दल जिसमें संसदीय समिति जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम नंदन मिश्रा, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग बेंगलोर में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए गए थे, उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। और पूरे देश में एक तरह से सन्नाटा का वातावरण छा गया। ऐसा लगता था कि कोई कहीं से बोलने वाला नहीं है और कोई किसी के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में कुछ हमारे नेता थे, आचार्य जेबी कृपलानी, जिनको गिरफ्तार करने की हिमाकत इंदिरा गांधी नहीं जुटा सकी। जब उन्होंने तय किया कि दिल्ली के अंदर घूम घूम करके हम छोटी बड़ी सभी मीटिंग करेंगे और उसमें आपातकाल की आलोचना करेंगे और नागरिकों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि वे इसके खिलाफ उठ कर खड़े हों। और इसका आचार्य जी ने पूरे दिल्ली के अंदर इस काम को किया। एक घटना पर आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे कि जब उसी समय बनारस में गांधी आश्रम की एक बैठक हो रही थी और गांधी आश्रम के संस्थापक थे आचार्य कृपलानी, वो वहां गए और उसकी अध्यक्षता कांग्रेस के एक बड़े नेता कमलापति त्रिपाठी जी कर रहे थे। उसी बैठक में कृपलानी जी ने आपातकाल की कटु आलोचना की और श्रीमती इंदिरा गांधी के कदमों को गलत ठहराया। जब बैठक समाप्त हुई तो कई जो कांग्रेस के लोग थे कमलापति जी को कहा कि आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आपके सामने इंदिरा गांधी की आलोचना की गई और आप कुछ नहीं बोले, उनको रोका नहीं, साथ ही इस तरह की जो बात हुई ये हम लोगों को बेचा। कमलापति जी ने उन कांग्रेस के मित्रों को कहा कि आप जाके इंदिरा गांधी से पूछिए, जो इंदिरा गांधी आचार्य कृपलानी को गिरफ्तार करने की हिमाकत नहीं कर सकती है, उसको बोलने से रोकने की हिमाकत कमलापति की क्या औकात है कि वह करेगा। तो आचार्य कृपलानी जैसे लोग थे जो अहिंसक ढंग से आपातकाल के विरोध में लोगों को आंदोलित करने के लिए घूमते रहे। इसी बीच में जॉर्ज फर्नांडिस भी एक हीरो के रूप में आपातकाल में उमड़ करके आए। बड़ौदा डायनामाइट केस का आपने नाम सुना होगा, उनके ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस चला गया। ऐसी बात कहेगी कि जॉर्ज कुछ इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के द्वारा आपातकाल का विरोध करना चाहते थे। उनको बाद में उनको कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया, वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। ये सब तो कुछ प्रमुख घटनाएं थी। लेकिन इसी बीच लोक संघर्ष समिति जो उस समय बनी थी इंदिरा गांधी के इस्तीफा कराने के लिए, लोक संघर्ष समिति ने देश में 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जन्मदिन था उस जन्मदिन से सत्याग्रह का आह्वान किया। उस समय लोक संघर्ष समिति के अध्यक्ष, चूंकि जो अध्यक्ष थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, एसएन जोशी हो गए थे और महामंत्री रविंद्र वर्मा थे। इन लोगों ने सत्याग्रह का आह्वान किया। पूरे देश में लोगों ने लोक संघर्ष समिति के आह्वान पर सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। सबसे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी सत्याग्रह के दरमियान पंजाब से हुई और वहां और देश के विभिन्न भागों में लोगों ने इसका प्रतिरोध किया और गिरफ्तारी दी सत्याग्रह करके। इसके अतिरिक्त उस समय कई चीजें निकल रही थी, जैसे आपको अखबार तो निकलना मुश्किल था, तो सत्य समाचार करके लोक संघर्ष समिति का एक अधिकृत पत्रिका जो साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से जैसे भी संभव होता था निकलता था और देश भर में उसको जो कार्यकर्ता थे लोक संघर्ष समिति के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, वे लोग इस सब चीजों को लोगों के बीच में प्रचारित और प्रसारित करते थे। इस तरह से आचार्य कृपलानी भी समय समय पर चिट्ठी लिखते थे। जॉर्ज की भी चिट्ठी जनता के नाम से आती थी।
एस.एन. जोशी की भी आती थी। इस तरह से वो सारे जो परिपत्र और पत्र थे जनता को जागरूक करने के लिए, उनको जो लोग आपातकाल के विरुद्ध लगे थे इसको जो है प्रसारित करने का काम करते थे। आपातकाल को पूर्ण प्रतिरोध करने का जो क्रम था वह जारी रहा और लाखों लोग भारत की जेल में आपातकाल के विरुद्ध प्रतिरोध का झंडा उठाते हुए गिरफ्तार किए गए थे और उनको रखा गया था। इन सब के बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मिसेस गांधी और दूसरे लोगों में बातचीत कराने का भी प्रयास किया। इसमें गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ गांधीयन स्टडीज बनारस के स्वागत दास गुप्ता थे, उनकी मदद से और गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री राधाकृष्ण जी की मदद से जयप्रकाश जी में और इंदिरा गांधी के बीच वार्ता कराने का भी प्रयास हुआ अपने अपने ढंग से, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसमें दूसरी बात, कई राजनीतिक दल के लोग थे जो जेल जाने के बाद और अनिश्चयता की स्थिति थी, उस कारण से सोच रहे थे कि अब क्या करना है। तो कई लोगों के द्वारा जो कहा जाता है सेकेंड ट्रैक डिप्लोमेसी, उस सेकेंड ट्रैक डिप्लोमेसी के अंदर इंदिरा गांधी से संपर्क स्थापित करके बातचीत करने का प्रयास और इंदिरा गांधी के लोगों के द्वारा भी बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सब कहीं मैटेरियलाइज नहीं करता। लेकिन इस बीच जयप्रकाश जी को जहाँ इनको चंडीगढ़ पीजीआई में रख दिया गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। तो इन सब बातों के बीच जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य लेकर के सारा देश चिंतित हो रहा था। विदेशों से भी श्रीमती गांधी के ऊपर बराबर दबाव बन रहा था कि जयप्रकाश जी के इलाज के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए या जयप्रकाश जी को छोड़ा जाए ताकि वो अपना इलाज स्वयं करा सके। इस दबाव पे आकर के जयप्रकाश जी को श्रीमती गांधी ने इलाज के लिए रिहाई करने का ऐलान किया और वो जाकर के जसलोक अस्पताल में भर्ती हुए और जसलोक अस्पताल में उनका इलाज चला। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस तरह की व्यवस्था जेल के अंदर की गई थी कि जयप्रकाश जी की किडनी खराब कर दी जाए। ये आप एक देवासायन जी जो समय डिप्टी कमिश्नर थे चंडीगढ़ के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में चूंकि वो डिप्टी कमिश्नर थे चंडीगढ़ के और चंडीगढ़ वो उनके केयर टेकर भी थे जयप्रकाश जी के, इस बात को उन्होंने अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है। बाद में जनता पार्टी की सरकार आने पर एक डॉक्टर नगप्पा अल्वा के नेतृत्व में एक जांच दल भी गठित की गई थी कि जयप्रकाश जी के साथ जेल में कैसा व्यवहार हुआ। तो ये सारी बातें, लेकिन उस जांच रिपोर्ट आ नहीं सकी जनता के बीच में, कई कारणों से जनता पार्टी की सरकार भी गिर गई। तो इन सब हालतों में जयप्रकाश जी को शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त करने का भी अभियोग उस समय की सरकार पर लगता है। और आगे चल करके जब विश्व भर से नेताओं का जो स्वतंत्रता के नागरिक अधिकारों के प्रवक्ता थे, उनका दबाव जब विश्व भर से भारत के अंदर से इंदिरा गांधी के ऊपर पड़ने लगा, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल को बिना उठाए चुनाव करने की घोषणा की और 77 का चुनाव हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी की भारी हार हुई। स्वयं इंदिरा गांधी भी हारी और जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि जनता पार्टी को जनता ने इतना बड़ा अवसर प्रदान किया था और उनका कार्यकलाप भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपसी झगड़े के बीच में वह जनता पार्टी समय से पहले ही बिखर गई और पुनः श्रीमती गांधी के हाथ में सत्ता आया। तो ये पूरे आपातकाल की आपको संक्षिप्त कहानी है, लेकिन आप इसके विचार करते हुए आप देखेंगे कि आज का भारत आपातकाल और आज का भारत की क्या स्थिति है। आज देश में जो 1974 में परिस्थिति थी, जो 1977 में परिस्थिति थी, उससे परिस्थिति कहीं
कहीं नीचे क्रमिक रूप से नीचे गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्तमान सरकार ने इसको नीचे ले गए हैं, लेकिन जो भी सरकारें आई उस समय से उस सरकार एक कदम अपने मूल्यों में या दूसरे मामलों में गिरावट का काम किया। आज भ्रष्टाचार की बात आप ले, जो आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था, जो श्रीमती गांधी के ऊपर जयप्रकाश जी ने नैतिक दबाव बनाया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। अगर आज भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार बन चुका है। आज आप कोई भी राजनीतिक दल है, वो अपने पैसे का हिसाब नहीं देती कि चुनाव लड़ने के लिए वो कहां से पैसा लाया और कितना खर्च किया। कोई उसका हिसाब किताब किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं दिया जाता है। राजनीतिक दल में जो टिकट का बंटवारा किया जाता है, आप देख सकते हैं कैसे लोगों को टिकट दिया जाता है और किस तरह से बांटा जाता है। तो भ्रष्टाचार और मूल्यों की गिरावट के क्रम में हम उस समय के आंदोलन से जहां हम ले जा चाहते थे देश को, उससे कहीं आज नीचे खिसक करके आ गए। शिक्षा की व्यवस्था की बात करिए, शिक्षा में आमूल परिवर्तन की बात की गई थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए कि राजीव जी हमारे प्रोफेसर हैं, ज्यादा जानते हैं हमसे इस विषय पर, आपको बतला सकते हैं इसके शिक्षा क्षेत्र में क्या हुआ। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। आज शिक्षा के निजीकरण के माध्यम से शिक्षा भी एक व्यवसाय बन चुका है, एक व्यापार बन चुका है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या इवन ग्रेजुएशन के भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, वो क्या कर रहा है। आज के सामान्य जनता को, साधारण जनता को अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था चलती रही तो उनको क्या शिक्षा मिल पाएगा? शिक्षा कभी नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात आप देखें कि महंगाई तो आज अपने चरम सीमा पर है। उस समय 20 रुपए से 25 रुपए सरसों तेल हुआ था तो देश में हाहाकार मच गया था, और आज 200 रुपए सरसों तेल बिक रहा है, लेकिन हम सब लोग इसको खरीद रहे हैं। 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। खैर, पेट्रोल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन साधारण लोगों के उपयोग की जो चीजें हैं वह किस कदर बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी का तो बात ही मत करिए। आज तो सरकारी क्षेत्र में सारे रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं और सब निजी क्षेत्र में और कॉन्ट्रैक्ट पर आज आप उनके काम कर रहे हैं। कल शायद आपको सूचना मिल सकती है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो भारी मात्रा में बेरोजगारों के फौज में काफी बढ़ोतरी हो रही है, और कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल इस बात को नियंत्रित करने के लिए, इन बातों पर ध्यान देने के लिए, दुख की बात है, कोई भी तैयार नहीं है और जनता को अपने भाग्य पर छोड़ने को तैयार है। समूचे देश में आज आप देखेंगे तो लूट खसोट कलम के नोक पर हो या बंदूक के नोक पर हो। कलम के नोक पर जो डकैती हो रही है वो तो और बड़ी डकैती हो रही है बनिस्बत की जो बंदूक के नोक पर हो रही है। तो इस तरह का देश में सर्वत्र वातावरण व्याप्त है। जयप्रकाश जी ने इन सारी चीजों का बहुत कम इस तरह का कम परिस्थिति बहुत ऐसी नहीं हुई थी, तब जनता को जागरूक किया और जनता आगे आकर के इसका प्रतिरोध करने को तैयार हुआ। और इंदिरा गांधी के जैसे शक्तिशाली नेता जिसके अंदर कुछ मूल्य भी थे, उसको जनता के सामने नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन आज आप देखेंगे कि हम लोग कहां पहुंच गए। आज हम सब लोग, जो आदमी कुर्सी पर स्थापित है, चाहे कोई भी हो, उसका वो चाहे राजीव जी ही क्यों ना हो, लेकिन उसका गुणगान करने से हम लोग बाज नहीं आते। मूल्यों की बात जो करता है उसको तो बताया जाता है कि आप किस सदी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह 21वीं सदी है। अब आप 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं। हम विकास की ओर क्रम से अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इस तरह की बात आज हो रही है। चौतरफा गिरावट का वातावरण है। उस समय जो बिहार आंदोलन के समय अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, उनकी अगर आर्थिक ईमानदारी की बात करेंगे तो उस ईमानदारी के सामने आज देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं टिक सकता है। तो ऐसी परिस्थिति इस देश के अंदर में पैदा हो गई है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि आपातकाल को याद करते हुए, इसके दमन को याद करते हुए, जिन लोगों ने
भी अपनी शहादत दी, या जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, संघर्ष में आगे आए, उनके प्रति सम्मान, उनको नमस्कार करते हुए आज जो परिस्थिति है उस चुनौती को हम कैसे आगे लेकर के चलेंगे, गांधी के रास्ते से, अहिंसात्मक रास्ते से हम पुनः एक बार इस देश को जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, जिस संकट से गुजर रहा है, उसको निकालने के लिए हमारे देश के बुद्धिजीवी, देश के नौजवानों और देश के राजनीतिज्ञों, जिससे बहुत कम आशा है, क्योंकि राजनीति में आज आप देखेंगे पॉलिटिकल लोग का लोग होता चला जा रहा है, सिर्फ एक पॉलिटिकल लोग आज की पॉलिटिक्स में हावी होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह चुनौती बहुत गंभीर है। अगर हम समय रहते इस पर कदम नहीं उठा सके तो आपातकाल को तो हम याद करते हैं, लेकिन चूक जाएंगे और इस देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, और गृह युद्ध की जब स्थिति पैदा होगी तो बहुत मुश्किल होगा इसको नियंत्रित करने के लिए। तो मेरी आशा और अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी, नौजवान, जन साधारण और सभी लोग आज सचेत होंगे, और अहिंसात्मक ढंग से अगर जरूरत पड़ेगी तो सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के, जिस तरह से हम लोग आपातकाल में चले थे उस तरह से चल करके हम स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा तो ये बहुत सारे बातें एक बुद्धि विलास बन करके रह जाएगी। अगर हम किसी चीज को, पीछे की चीज को याद करते हैं तो याद करने का एक मायने होता है, तो उसको याद करते हुए आज की परिस्थिति में उसकी क्या उपयोगिता और किस संदर्भ में उसका उपयोग करें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरी आशा है कि हम सब लोग इस देश के पुनर्निर्माण के लिए जो भी त्याग आवश्यक होगा उस त्याग को करने के लिए अहिंसात्मक ढंग से आगे आएंगे। आपने बहुत विस्तार से आपातकाल लगने के पहले की परिस्थिति और उस दौरान जो हुआ बड़े पैमाने पर दमन, आपने उसकी चर्चा की, बहुत विस्तार से आपने बताया। आपने बताया कि कैसे संजय गांधी के नेतृत्व में जो राजनीति में लुम्पेन तत्व की एंट्री हुई और वो धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास और विस्तार हुआ है, वो हम लोग देख रहे हैं, सब लोग महसूस करते होंगे। आपने यह भी बताया कि जो सरकार अपने देश में आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करने में विफल हो और उन पर दमन करे, वो अपना नैतिक हक खो देती है सत्ता में बने रहने का। आपने यह भी बताया अब्दुल गफूर की चर्चा करते हुए कि उनके खिलाफ बिहार आंदोलन हुआ, पर आज के समय में भी अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप में गफूर साहब से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। अभी भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं उनसे अगर अब्दुल गफूर की तुलना की जाए तो वे ज्यादा ईमानदार साबित होंगे। पूरी परिस्थितियों का आपने विस्तार से जिक्र किया। आपने एक और बात बताई कि जब लोकतंत्र को कुचल कर, संकुचित करके इंदिरा गांधी की सरकार ने नागरिकों के जीने के अधिकार में कटौती कर दिया था, उसको छीन लिया था, तब भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के बेंच में से सिर्फ एक आदमी ने इससे असहमति जाहिर की, डिसेंट किया। 4 लोग उसकी संवैधानिकता के पक्ष में थे, 4 लोग उसको जायज मान रहे थे। अगर आपकी बात को समझें तो इसका मतलब होगा कि लोकतंत्र की रक्षा हमेशा देश के नागरिक ही करेंगे, न्याय व्यवस्था भी उसकी रक्षा कर पाए इसकी उम्मीद कम है। इमरजेंसी से एक सीख ये भी मिलती है, और इमरजेंसी के दौर में जो जीने का हक छीना गया और उसको जायज ठहराया सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, उसके जरिए हम ये समझ सकते हैं।